आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास के कारण आज देश के स्किल इकोसिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के जरिए युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। भारत सरकार के स्किल इंडिया के जरिए चल रहे इन्हीं कोशिशों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं आपकी बात कार्यक्रम से। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। हैदराबाद में कौशल मंथन, स्किल इंडिया की नई दिशा और रणनीति तय। जयंत चौधरी ने लॉन्च की स्किल गैप रिपोर्ट, युवाओं को मिलेंगे नए अवसर। भारत बन रहा है बायोटेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। लैब से लाइफ तक स्किल बेस्ड एजुकेशन से बदल रही है बायोटेक की दुनिया। मधुबनी पेंटिंग, परंपरा से पेशे तक का सफर, रंगों में रची गूंथी स्वावलंबन की कहानी। जानिए योग से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य जिससे आप हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और यही कारण है कि आज देश के कुशल युवाओं की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही। युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकें, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है और इन्हीं परिणामों का नतीजा है कि आज युवाओं को कैरियर के बेहतर मौके मिल रहे हैं। आइए देखते हैं कौशल से सफलता की एक ऐसी ही कहानी। आज के बदलते भारत में कौशल विकास केवल रोजगार की जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत आधार बन चुका है। इसी बात के महत्व को समझते हुए हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक क्षेत्रीय कार्यशाला कौशल मंथन का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार कौशल विकास की योजनाएं बनाना, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल लाना और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना था। इस खास मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और मंत्रालय के सचिव के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। Objective is to do best practice sharing, to harmonize our efforts. You know, our Prime Minister repeatedly talks about the need, and it's a constitutional obligation that centers and states must work together. It is cooperative federalism and it is competitive federalism. Therefore, just to implement that in practice, not just keep it in theory, we are doing such events. कौशल मंथन में मंत्री जी ने बताया कि देश भर में प्रस्तावित 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से 2 नए केंद्र अब हैदराबाद और चेन्नई में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI में खोले जाएंगे। ये एक्सीलेंस सेंटर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण में मदद करेंगे और उभरते क्षेत्रों में विशेष कौशल निर्माण का केंद्र बनेंगे। भविष्य की कौशल रणनीतियों को डिजाइन करना और हाई ग्रोथ सेक्टर्स को पहचानना जरूरी है। इसी के मद्देनजर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी संकल्प योजना के तहत एक नेशनल स्किल गैप स्टडी शुरू की, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा तैयार की गई। इस रिपोर्ट को कौशल मंथन रीजनल वर्कशॉप के दौरान मौजूद मंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट के जरिए योजनाओं को लागू करने से न सिर्फ इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि युवाओं को जॉब मिलना भी आसान होगा। Lot of these were discussed in detail. NCAER, National Council for Applied Economic Research, which has been working with the Ministry for Skill Development, and they have created a framework for our skill shortage and gap surveys. They've also done a deep dive and they've surveyed 7 high growth sectors to identify where are the gaps.
Both those reports which were finalized have been formally approved today. ITI में प्रशिक्षण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस मंथन के जरिए सभी नए ITI प्रशिक्षकों के लिए CITS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही राज्यों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने भर्ती नियमों को NCVT मानकों के अनुरूप संशोधित करें ताकि पूरे देश में प्रशिक्षण की गुणवत्ता एक समान रहे। इसके साथ ही राज्य स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs के लिए अब एक मजबूत ग्रेडिंग और मूल्यांकन व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य है संस्थानों में जवाबदेही, गुणवत्ता और परिणाम आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। One integral part of this initiative at the UT level we thought was encouraging GI tagging, and very recently 7 unique products of the island territories have been GI tagged, which as you can well imagine cut into both entrepreneurship as also skill development and income generation among self-help groups, women entrepreneurs and so on and so forth. And we are delighted that the Prime Minister thought it fit in his first Mann Ki Baat of this year to make a special mention of this initiative. भारत का कौशल विकास अब स्थानीय जरूरतों, आधुनिक तकनीक और वैश्विक अवसरों से जुड़ता जा रहा है। केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से अब स्किलिंग केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की नींव बन रही है। इस मंथन के जरिए कोशिश की गई कि कौशल विकास के जरिए केवल स्किल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि युवाओं को अवसरों के अनुसार तैयार किया जाए ताकि वो देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकें। हमारे युवाओं को अपनी जिंदगी संवारने और अपने सपनों को पूरा करने के भरपूर मौके मिले, और यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन का। सफलता और कौशल विकास की कहानियां आगे और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर देखेंगे लैब से लाइफ तक स्किल बेस्ड एजुकेशन से बदल रही है बायोटेक की दुनिया। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय है। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की खोज, बीमारियों का इलाज, टिकाऊ कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, ये सभी संभावनाएं छिपी हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र जो जीवन के रहस्यों को समझने, सुधारने और संवारने का विज्ञान है। इसमें जीवों के जीन्स, कोशिकाओं और प्रोटीन्स का उपयोग कर नई दवाएं, बेहतर फसलें और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाए जाते हैं। आज बायोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और उद्योग सभी क्षेत्रों में क्रांति ला रही है, जिससे युवाओं के लिए इस फील्ड में
करियर की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की, हेल्थ केयर की, ये सब ही बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। आजकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की पेटेंटिंग बहुत ज्यादा है। हम बहुत ज्यादा बज़वर्ड सुनते होंगे कि पेटेंट्स करना चाहिए, पेटेंट्स करना चाहिए। तो जहां पे पेटेंट आती है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के पेटेंट की, वहां पे पेटेंट कंपनियां भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट को लेती हैं। रिसर्च हमेशा ही चलता है। बहुत सारे बच्चे रिसर्च में जाते हैं जो कि मास्टर्स करते हैं, फिर डॉक्टरेट करते हैं। उसके अलावा जो क्वालिटी है, क्वालिटी एश्योरेंस, अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, वहां पे बहुत बच्चे जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि ये मानवता के विकास के लिए किया जा रहा एक मिशन है, जहां थ्योरी के साथ साथ तकनीकी स्किल्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं देश भर के कई रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटीज। रिसर्च में हम हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। हमारे साइटेशंस सबसे अच्छे हैं। ये 2 रैंकिंग्स हैं, THE और QS, जो दुनिया की सबसे टॉप रैंकिंग्स हैं। उसमें हम हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। और यही हमारा उद्देश्य था स्टार्टिंग पॉइंट में, कि हम दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का रोल मॉडल बने, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं, बच्चों को सक्सेसफुल करें और देश की तरक्की में हम पार्टिसिपेट करें। बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद छात्र छात्राएं हेल्थ केयर सेंटर, कृषि क्षेत्र, एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिसर्च लेबोरेटरीज, एकेडमिक्स, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्लांट रिसर्चर, रिसर्च साइंटिस्ट आदि क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। ये बहुत ही हॉट फील्ड है। यूएस में $96 बिलियन इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर साल खर्च हो रहा है, जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। इंडिया में कम से कम $20 बिलियन हर साल खर्च हो रहा है। बच्चा बाहर जाए, बाहर से जाके पढ़े, नॉलेज ले, उसके बाद बाहर तो जॉब है ही है, क्योंकि अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोसाइंटिस्ट, अप्रूवल के लोग, ये सब लोगों की बहुत डिमांड है। बट एट द सेम टाइम जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कुछ बढ़िया इंजीनियर्स के साथ पढ़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पढ़ के आते हैं, तो इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। भारत विश्व के टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशंस में से एक है और एशिया पैसिफिक में इसका 3रा स्थान है। भारत में लगभग 350 से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं। इसलिए कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की मांग देश में लगातार बनी रहती है। बायोटेक में स्पेशलाइजेशन कोर्स करना अब काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पेट्रोल की जगह बायोफ्यूल और प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाने का काम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही होता है। अगर युवा बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों में रुचि रखते हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जीनोम सीक्वेंसिंग और ड्रग डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। यहाँ पे बायोटेक की नहीं बल्कि फूड की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। जैसे जो फूड टेक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमें अगर न्यूट्रिशनल एनालिसिस कराना होता है या और एनालिटिकल टेक्निक्स जैसे FESM, FTIR फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड XRD, और स्पेशली अभी जो हमारी ऊपर की लैब बनी है जो DST फंडेड लैब है, वहाँ पे भी हमारे पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आए। बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च ही वो रास्ता है जो विज्ञान को समाज के काम लाता है। इसलिए स्किल बेस्ड कोर्सेज के साथ साथ भारत सरकार और यूनिवर्सिटीज छात्रों को रिसर्च इन बायोफार्मा, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, एग्री बायोटेक जैसे क्षेत्रों में सक्रिय बना रही हैं। तो पेटेंट्स को फाइल करना और उन्हें कमर्शलाइज करके उनको यूटिलाइज करना टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिशन है हमारा। इसी के अंतर्गत हमने एक अपने लिए मिशन क्रिएट किया है जिसको हम कहते हैं 1 स्टूडेंट 1 पेटेंट, कि हर एक बच्चा एटलीस्ट वो एक पेटेंट जरूर फाइल करे। तो हम इस राह पे चल पड़े हैं। होपफुली we'll be able to claim that we have successfully completed this mission of ours very soon. भारत में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी से पास आउट युवाओं की मांग हर क्षेत्र में बढ़ रही है। बायोटेक्नोलॉजी युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों अवसर मुहैया करवा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों में फ्रेशर्स को 4 से 8 लाख सालाना पैकेज मिलता है, जबकि अनुभव के साथ ये 15 से 20 लाख तक पहुंच जाता है। इंडिया में जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, और हम दुनिया को कोई भी मेडिसिन, वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं, ये धारणा भी बदली है। और इसी वजह से जो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो बच्चे करते हैं,
उनको नौकरी के आयाम भी बढ़े हैं। लोगों ने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत शुरू कर दिया है। जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करती है, वो बहुत पॉपुलर हुई और वो भी एक अलग मार्केट सेगमेंट अब बन के आया है जिसमें करियर रेवेन्यूज बहुत ज्यादा है, जिसको कि प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में स्किल्स मैटर करती है। अगर आपके पास लैब टेक्निक्स, डेटा एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, तो आपके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। अगर आप में जिज्ञासा है तो ये क्षेत्र आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर आता है। सपने देखिए, शोध कीजिए और दुनिया बदलिए। आज के समय में हर इंडस्ट्री में अपग्रेडेशन हो रहा है, इसीलिए हमारे युवाओं के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को आधुनिक जॉब्स के अनुसार तैयार करें। आज ऑनलाइन और ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पर स्किलिंग के मौके स्किल इंडिया के जरिए प्रदान किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के जरिए हुए बदलाव भी दिख रहे हैं। भारत केवल त्योहारों और परंपराओं का देश नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भूमि है जहां हर गली, हर गांव की मिट्टी से कोई ना कोई लोक कला जन्म लेती है और इन लोक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने वाली होती हैं हमारी महिलाएं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स भी एक ऐसी ही कला है। भारत सरकार और कई एनजीओ के सहयोग से ये कलाएं अपना वजूद आज फिर से कायम कर रही हैं। मधुबनी के एसके चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहा कृषि विकास केंद्र भी कुछ इसी तरह के प्रयास कर रहा है। इन पारंपरिक कलाओं को रोजगार का जरिया बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। हमारे संस्थान में हम निःशुल्क ट्रेनिंग मिथिला पेंटिंग का देते हैं। यही मिथिला पेंटिंग का ट्रेनिंग अगर आप किसी दूसरे जगह लेने के लिए जाएंगे तो वो चार्ज होता है, पर घंटे लेते हैं ट्रेनर सब। मोर देन 500 महिलाओं को हमने सर्टिफिकेट दिया है ट्रेनिंग पूरा होने पर। तो अपने पांव पर खड़ा होने के लिए तो यही होना पड़ेगा। घर अगर स्वस्थ करना है, सुंदर करना है और सुखी करना है तो महिलाओं को शिक्षित करना होगा, महिलाओं को ट्रेन करना होगा, महिलाओं को स्किल देना पड़ेगा। मधुबनी पेंटिंग्स का इतिहास बहुत पुराना है। ये सिर्फ रंग नहीं, संस्कार हैं जो माँ से बेटी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उतरते आए हैं। हर चित्र में छिपी होती है एक कथा, प्रकृति की, प्रेम की और संस्कृति की। इन्हीं कथाओं को जब आधुनिक सोच और डिजाइन से जोड़ा गया, तब बना ये एक नया रास्ता, सृजन से स्वावलंबन तक का। कृषि विज्ञान केंद्र बसैठ ने इन महिलाओं को न सिर्फ मधुबनी पेंटिंग का तकनीकी प्रशिक्षण दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि कैसे इस कला को बाजार तक पहुंचाया जाए। मिथिला पेंटिंग तो प्राचीन काल का ही रहा, सीता का शादी से टाइम से ही चली आ रही है, उन्हीं के आधारित पर ये बन रहा है। उसी को हम लोग मार्केट में लाए, उसी को बना के, ये जूट का पर्स है, सिंगल पर्स, इसमें हम लोग बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग का मोर, मछली, हाथी, जयमाला, राधा कृष्ण, जैसे कि ये देखिए राधा कृष्ण बनाए हुए हैं सूट पे। इसी तरह से हम लोग उसको जगह जगह बनाते हैं, सूट पे, दुपट्टे पे, साड़ी पे। प्रशिक्षण के बाद इन कलाकारों को अनेक मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए अपने स्टॉल्स लगाने का मौका दिया गया, जिससे ये सीधे तौर पर ग्राहकों से जुड़ सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र हर साल यहाँ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि, शिक्षा सह स्वास्थ्य महोत्सव में इन महिलाओं को अपनी कला की प्रदर्शनी लगाने का मौका देता है, जहाँ देश विदेश से लोग आकर इनकी कला से जुड़ते हैं। इस तरह का आयोजन होने से लोगों को बहुत, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एग्जीबिशन लगा था, अनेकों देश विदेश के स्टॉल लगे थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिए, जिससे कि काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ लोगों में। किसान गोष्ठी हुआ, किसान मेला हुआ, जबकि किसान के मन में जो कुछ जिज्ञासा रहता है वो पूछते हैं तो हम उनका समाधान देते हैं। तो इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत ही उपयोगी है। इन्हीं रंगों से अपनी पहचान गढ़ने वाला एक नाम है विनीता झा। विनीता वर्षों से मधुबनी कला से जुड़ी रही, लेकिन जब उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिला तो उनकी कला को उड़ान मिल गई। आज विनीता सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सांस्कृतिक दूत बन चुकी हैं। अपना कल्चर को अपनाइए, हर क्षेत्र का कला है, क्षेत्रीय कला सभी जगह है,
जिसको आप लोग उत्थान कीजिए। अपने जो एजेड हैं उनको सब पता है, उनके पास जाइए, जो मेरा कला में क्या था उनसे सीखिए और उनको आगे बढ़ाइए। हमारे केंद्र सरकार कला संस्कृति मंत्री इसका बढ़ावा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और वो प्रशिक्षण ले करके आप लोग अपने अपने कला को, अपने अपने क्षेत्रीय कला को हर जगह बढ़ाइए और उससे आमदनी का स्रोत बढ़ाइए। एजुकेशन ट्रस्ट मधुबनी कला के जरिए न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि युवाओं और किसानों को भी खेती के आधुनिक तरीकों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को अवेयर करके उनको घर से संस्था की तरफ आना होगा, कृषि विज्ञान केंद्र आना होगा, तभी वो ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और ज्ञान हासिल होगा तो सुखी भी रहेंगे, उनका उपज भी अच्छा होगा और उनका जो आय है वो कई गुनी बढ़ेगा। आज भारत सरकार वोकल फॉर लोकल के साथ साथ कलाओं को ग्लोबल बनाने में जुटी है। कई योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब इन कलाकारों को दिए जा रहे हैं, ताकि ये न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि देश की तस्वीर भी बदल सकें। दोस्तों, जब हुनर की शक्ति का साथ होता है तो सफलता मिलना आसान होता है। हुनर और सफलता की कहानियां आगे और भी हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे, जानिए योग से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य जिससे आप हो जाएंगे हैरान। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में सुना हो। कहते हैं वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबरा कर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। क्या आप जानते हैं कि योगा सिर्फ आसनों और ध्यान तक सीमित नहीं है? ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे दुनिया के 190 से ज्यादा देश अपना चुके हैं और आज हर मिनट दुनिया में करीब 3 लाख लोग योगा कर रहे होते हैं। हैरान रह गए? चलिए आज योगा के कुछ ऐसे ही अनसुने आंकड़ों और दिलचस्प तथ्यों की यात्रा पर निकलते हैं। योगा की शुरुआत कोई 5000 साल पहले हुई थी। ऋषि पतंजलि ने इसे सबसे पहले सूत्रबद्ध किया था। दुनिया की सबसे पुरानी योग मुद्रा की छवि मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली थी। यानी योगा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यानी योगा भारत की देन है और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम भी भारत ने ही किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत ने दिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने रिकॉर्ड 177 देशों के समर्थन से पास किया। ये अब तक का सबसे ज्यादा समर्थन पाने वाला प्रस्ताव है। आज योगा केवल साधना नहीं, एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। दुनिया भर में योग इंडस्ट्री लगभग 9 लाख करोड़ यानी $100 बिलियन की है।
भारत में करीब 10 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस रोजगार से जुड़े हैं। तो अगली बार जब आप योगा मैट पर बैठें तो जान लें कि आप सिर्फ व्यायाम नहीं कर रहे, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा, वैज्ञानिक विधा और ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। योगा सिर्फ शरीर का नहीं, जीवन का विज्ञान है। दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से देश में स्किल इकोसिस्टम में जो बदलाव आया है, उसके कारण आज युवाओं के हुनर को निखारने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। बस जरूरत है युवा इनका पूरा लाभ लें। इन्हीं अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।